हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्तर क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के स्केल 1 के लेवल पे जो क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। उसके अंदर हमें प्रोफेशनल नॉलेज को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या कवर करना चाहिए, तो सिलेबस को हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सर, हमने पंजाब नेशनल बैंक की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को देखा, वहां पर तो प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस मेंशन ही नहीं है। तो आप कहां से सिलेबस लेकर आओ, पहले ये बताओ। तो जो प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस है वो कैसे डिजाइन करते हैं टीचर्स, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले हम रेफर करते हैं जो पास में क्रेडिट ऑफिसर की एग्जामिनेशन है उसको, वहां से देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन सारे टॉपिक को कवर किया जाए। साथ ही साथ एक बुक है IIBS की बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट, वहां से सिलेबस को रेफर किया जाता है। अब अगर बात करें, बट जो अल्टीमेटली टास्क है कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर हमें कोर्स को डिजाइन कैसे करना है, उसको कैसे पढ़ाना है, वो तो टीचर पे ही डिपेंड करता है। अगर बात करें, मैं आपके पास जब एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया था, जब ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, उस समय भी मैंने आपको सिलेबस ऊपर से बताया था। बट ये सिलेबस एक टीचर ने कॉपी कर लिया है, किसी और टीचर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट उन्होंने मेरा जो पढ़ाने का तरीका था, जो मैंने कोर्स डिजाइन किया था, वो अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया था कि एक मॉड्यूल को आप कवर करेंगे तो एक पार्ट आपका सेगमेंट कवर हो जाएगा, फिर सेकंड मॉड्यूल में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी जो आपने फर्स्ट मॉड्यूल से नॉलेज गेन करी है। अब एक टीचर ने एज इट इज कॉपी कर लिया उस सिलेबस को। अगर मैं बात करूं तो मैंने मॉड्यूल 1 2 3 4 5 ऐसे बनाया था, तो उन्होंने एक चेंज किया, उन्होंने क्या करा, मॉड्यूल A B C D E ऐसे कुछ कर दिया है। चलो अब छोड़ो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पढ़ाना है। बट आज मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा उसके अंदर सिलेबस को थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भी कि आपके उसमें कितने आवर्स लगेंगे कंप्लीट करने में, कितने आवर्स के उसमें लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। सर, ये सारे के सारे क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही आप प्रोवाइड करेंगे? तो आंसर है यस, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही प्रोवाइड करूंगा। बट मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मेरी ऐप पे मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, तो एनरोल स्टूडेंट जो मैसेजेस करेंगे उनको मैं डाउट्स को क्लैरिफाई भी करूंगा। सर, आप सिलेबस तो डिस्कस करोगे, उससे पहले आप बताओ, ये सिर्फ सिलेबस की वीडियो क्यों लेकर आते हो? आप कुछ कंटेंट की वीडियो भी तो लेकर आओ। तो बात आपकी सही है, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को रीच आउट किया कि सर कुछ कंटेंट भी यूट्यूब पे डालो। तो 3 जून को आपका लेक्चर आएगा बेसल नॉर्म्स के ऊपर। पार्ट 1 3 जून को आएगा और पार्ट 2 4 जून को आएगा, तो आप रेफर कर सकते हैं। बेसल नॉर्म्स बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए, पीएनबी के एग्जाम के लिए भी, और साथ साथ अगर कोई जनरल बैंकिंग का एग्जाम दे रहा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं उसको यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूँ। फुल लेक्चर होगा, ऐसे एमसीक्यू वाला लेक्चर नहीं होने वाला। चलो सर, आप सिलेबस को डिस्कस करो, बताओ क्या है सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट का मतलब क्या है। अब ये हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग की अगर मैं बात करूं, तो आप चेक करोगे जिसको आप पैसा दे रहे हो वो सेफ रहेगा नहीं रहेगा। बोरोवर के बारे में आप चेक करते हो कि बोरोवर ठीक है कि नहीं है, लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी नहीं रहेगी। अगर बात करें क्रेडिट पॉलिसी के बारे में, तो क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है, एक पर्टिकुलर बैंक बताता है कि हाँ हमें पैसा तो देना है, बट हम कुछ पॉलिसी डिजाइन करेंगे। अब ये पॉलिसी बनती कैसे है, वो बैंक के क्या रेगुलेशन है, वो बैंक क्या फॉलो करता है, और साथ ही साथ ये फ्लो कहां से करती है, आरबीआई से। आरबीआई जो जो अगर मैंडेट लगा देगी वो मानने पड़ेंगे ना, बट साथ ही साथ बैंक अपनी भी कुछ पॉलिसीज बना लेता है। ठीक है जी। टाइप ऑफ बोरोर की अगर बात करें तो कोई कंपनी आ रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म आ रही है, कोई एजेंट होता है, तो उसके अंदर क्या मीनिंग है, तो वो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ में बात करें क्रेडिट डिलीवरी के बारे में, तो सोल बैंकिंग अरेंजमेंट हो सकता है, मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट हो सकता है, सिंडिकेशन ऑफ लोन हो सकता है, उन टर्म्स की आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है। एक बात को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगा, ये जो हम सिलेबस अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये सिलेबस अप्रोप्रिएट सिलेबस है। अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे, इतना अच्छे से पढ़ के प्लस कॉन्टिन्यूस रिवीजन के साथ, तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे एग्जामिनेशन के अंदर, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो सर, आप बताओ सिलेबस बताओ। क्रेडिट अप्रेजल की अगर बात करें, तो क्रेडिट अप्रेजल के अंदर मतलब एक पर्टिकुलर जो बोरोवर आया उसके बारे में आप देखेंगे कि हाँ भी उसका कैरेक्टर कैसा है, कोलेटरल क्या दे रहा है वो, उसका आप क्या कहते हैं अप्रेजल करेंगे, हाँ भी उसके फाइनेंशियल वगैरह ठीक है नहीं ठीक है, उसके बेसिस पे आप उसको पैसे देंगे। क्रेडिट रेटिंग अगर बात करें तो एक एक्सटर्नल रेटिंग होती है जो बाहर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देती है, बट साथ ही साथ आपको भी एज ए क्रेडिट ऑफिसर हर एक क्लाइंट की रेटिंग निकालनी पड़ती है इंटरनल। तो आपको उसकी बैलेंस शीट को फीड करना पड़ता है, उसके कुछ क्या कहते हैं जो फाइनेंशियल डेटा के अलावा जो डेटा है बोरोवर के बारे में उसको फीड इन करना पड़ता है, उसके एक्सपीरियंस को फीड इन करना पड़ता है, इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से साथ में उसका बैंकिंग का कंडक्ट कैसा है, पहले क्या कभी वो डिफॉल्ट कर चुका है, डिफॉल्ट कर चुका है तो क्या वो पैसे वापस कर चुका है विद इन टाइम लिमिट तो दिया गया था, अगर डिफॉल्ट विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है, तो वो सारी बातों को ध्यान में रखते इंटरनल एक क्रेडिट रेटिंग भी निकलती है, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए।
अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो कोई भी चीज मतलब क्या कहते हैं, 100 क्वेश्चन एक एक मार्क के हैं, तो किसी भी एरिया से वो क्वेश्चन आ सकता है। पहले जब एग्जामिनेशन होते थे तो उसमें 50 क्वेश्चन के राउंड होते थे, तो मैं बोलता था जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो सिर्फ समझने के लिए है कि बैंकिंग क्रेडिट का फंक्शन होता क्या है, तो आप इसको बस समझ ले और आगे मूव कर जाए। बट आज के दिन के लिए, आपके पीएनबी के एग्जाम के लिए ये पर्टिकुलर मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और आपके एग्जामिनेशन के अंदर इसमें से क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे खासे नंबर में। ठीक है जी, चलो तो इसको कंप्लीट करने में आपको लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स। ये मैं अपने लेक्चर्स की बात करूं कि ये लेक्चर्स 2.5 आवर्स के हैं, साथ साथ आपको अपना एफर्ट तो डालना पड़ेगा, रीड करने पड़ेगा। अच्छा 2.5 आवर्स तो है, बट आप स्पीड को बढ़ा के भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है जी, अभी जो मेन वर्क मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ एमसीक्यूज के ऊपर। आपको हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ओके जी, चलो मॉड्यूल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 1 के अंदर आपको बेसिक क्रेडिट की नॉलेज मिल गई कि क्रेडिट के बारे में हमें समझना आ गया कि भाई हाँ क्रेडिट क्या होता है। आपने मॉड्यूल 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पहले देखे होंगे, बट यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमने मॉड्यूल 2 में इसलिए रखा है कि आपको अगर क्रेडिट की नॉलेज होगी तो आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक क्रेडिट के फंक्शन से समझ पाएंगे, एक क्रेडिट ऑफिसर के रोल से समझ पाएंगे। ठीक है जी, चलो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंट्स को क्यों इंक्लूड करा गया, क्योंकि जो जनरली आप क्या कहते हैं एसएमई सेक्टर्स में जाएंगे तो वहां पर पार्टनरशिप की काफी सारी बैलेंस शीट आपके पास आएंगी, और साथ में एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर भी पार्टनरशिप के ऊपर चैप्टर है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। आईबीपीएस पहले पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछ चुका है। शेड्यूल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट को समझना, हर एक उसके अंदर टर्मिनोलॉजी को पढ़ना। इसके अंदर 21 के अंदर अमेंडमेंट आए थे, ये 21 के अंदर, उसके बाद ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आया, तो वो 21 की अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करेंगे तो एक तरह का कि आपका पिछली बार से अगर आप कंपेयर करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो क्या ग्रोथ आ रही है, अगर ग्रोथ हो रही है तो किस एरिया में ग्रोथ हो रही है, कोई नए सेगमेंट्स में आप एंटर कर रहे हो मार्केट के, तो वो सारी बात है। अगर रेशियो एनालिसिस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर रेशियो एनालिसिस का पार्ट। अगर मैं रेशियो एनालिसिस के बारे में स्पेसिफिक बात करूं तो मेरे कोर्स के अंदर आपको 8 लेक्चर्स मिलेंगे, रेशियो एनालिसिस के 8 लेक्चर्स। सर थोड़े से ज्यादा नहीं हो गए? नहीं, ये ज्यादा नहीं हो गए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए आपके रेशियो एनालिसिस के अंदर आपकी लिक्विडिटी रेशियो आती है, सॉल्वेंसी रेशियो आती है, वो 4 टाइप की एक्टिविटी रेशियो आती है, उन सारी रेशियो का आपको सेपरेट लेक्चर मिलेगा। बट साथ ही साथ आपको मिलेगा उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। आप समझ लेते कॉन्सेप्ट तो सर हमें समझ में आ जाता है, बट एक्चुअल में जब एप्लीकेशन की बात आती है, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने हर एक रेशियो के टाइप के ऊपर जो क्वेश्चन पॉसिबल है उसको खुद सॉल्व करके दिखाया, इसलिए इसके ऊपर 8 लेक्चर है। ठीक है जी, छोटे छोटे लेक्चर है, अभी आपको टाइमिंग भी बताऊंगा। इसको करने में आपको लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 9.5 आवर्स। ये 9.5 आवर्स मेरे लेक्चर्स का टाइमिंग है बस, मतलब आपको आगे भी अपना खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा। मतलब ये आप देख लोगे तो उसके बाद बाहर से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, बट कॉन्टिन्यूस रिवीजन और नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, जो हमारे पीडीएफ है वो डाउनलोडेबल है, बट अगेन आपको उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस रिवीजन आप तभी कर पाओगे जब आप नोट्स को अपना बनाओगे ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट मॉड्यूल 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वर्क कैसे करता है। अगर मैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करूं तो बैंकिंग आरबीआई से फ्लो करता है। आरबीआई ने बड़े सारे टाइप के बैंक्स बना रखे हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, एनबीएफसी क्या होता है, बैंकिंग के अंदर कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या है, तो उनके बारे में आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। ऐसे अगर मैं बात करूं लोकल एरिया बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, तो उसके बारे में आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर एक लेक्चर से, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। इसके अंदर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को समझाया गया इंडिया के। ठीक है जी, रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो आपके लिए सिर्फ आरबीआई इंपॉर्टेंट है, बट अगेन आपको सेबी का फंक्शन, पीएफआरडी का फंक्शन, आईआरडीआई का फंक्शन, वो सारे सबकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करें तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए काम करता है भाई, 1 साल से अंदर अंदर, और कैपिटल मार्केट के अंदर हम लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंस के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर बात करें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहां पे यूज होने वाला है, वो कैपिटल बजटिंग के अंदर यूज होगा, फाइनेंशियल जो डिसीजन लेवरेज होते हैं उसके अंदर यूज होगा, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर उसका यूजेज नहीं है, बट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। एक टॉपिक यहाँ पर एक्स्ट्रा है, वो है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। क्रेडिट के फंक्शन के अंदर पर से डेरिवेटिव का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट
आईबीपीएस पास्ट में डेरिवेटिव से इजी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए आपको डेरिवेटिव्स भी कवर करना है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंसिंग डिसीजन लेवरेजेस है, जो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, आपका फाइनेंशियल लेवरेज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है जी। कैपिटल बजटिंग के अंदर भी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं और जो मॉडर्न कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, वो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का आपको सेपरेट लेक्चर मिलेगा। इसको कवर करने में आपको लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 11 आवर्स। ठीक है जी। तो आपके 3 मॉड्यूल यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपको मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के बारे में कहीं ना कहीं आपने पहले पढ़ रखा होगा, बट ये लेक्चर्स को देखना समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। यहां से आपका आ रहा है थोड़ा सा नया एरिया, इसके बारे में आपने पहले कहीं पढ़ नहीं रखा होगा, बट यहां से आपको बातें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने पहले 3 मॉड्यूल को समझ लिया तो क्रेडिट मैनेजमेंट का फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बात को स्टार्ट करेंगे फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट मैनेजमेंट क्या है? अब हम एक्चुअल में पैसा बांटने जा रहे हैं। पैसा किस तरीके से बांटा जा सकता है? या तो हमने पैसा दे दिया, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज दे दी, लिमिट दे दी, टर्म लोन दे दिया, या तो हमने नॉन फंड बेस्ड लिमिट दी, मतलब बैंक का पैसा नहीं गया, बट बैंक ने एक तरह की गारंटी दे दी कि आप ये जो मेरी पार्टी है, जो बैंक कह रहा है, मेरा जो कस्टमर है, जो भी ये कह रहा है, इसको आप क्या कहते हैं, सामान वामान बेच दो, कोई टेंशन मत लो, अगर ये पैसा नहीं देगा कुछ टाइम के बाद तो मैं बैठू, बैंक कह रहा है मैं बैठू, मैं पेमेंट कर दूंगा, गारंटी। तो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज एक तरह की गारंटीज ही होती है, बट इसके अंदर फर्क क्या है? एक गारंटी में, एक लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल के अंदर क्या फर्क है, वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिकली इसकी बात करूं, क्रेडिट मैनेजमेंट के फंक्शन की, तो ये हम पढ़ेंगे ज्यादातर चीजें आरबीआई के मास्टर सर्कुलर से। आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अंदर कुछ कुछ अमेंडमेंट्स भी आती रहती है, तो वो हम सारी बातें को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपके इंटरव्यू के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो सर, वर्किंग कैपिटल के अंदर हम पढ़ेंगे सीसी लिमिट्स क्या होता है, ओडी लिमिट क्या होता है। सीसी के अंदर अगर बात करें तो ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट होती है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग की बात करें तो ये वो वाला लेग ऑफ फाइनेंसिंग है जहां पर आपने सामान को बना के बेच दिया है, आपके पैसे रिकवर करना बाकी है। जिसको भी आपने बेचा वो कह रहे हैं मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो आप वो इनवॉइस लेके बैंक के पास चले आते हो और बैंक को बोलते डिस्काउंट कर दो, 3 महीने बाद पेमेंट आएगी, आप ले लेना। तो बैंक कुछ पैसे काट के, कुछ परसेंटेज काट के, अपना इंटरेस्ट काट के आपको पैसा दे देता है, तो वो इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है। अगर टर्म लोन की बात करें तो टर्म लोन लॉन्ग टर्म नेचर का लोन होता है। जनरली टर्म लोन जो आप लेते हो वो लेते हो किसके लिए? कैपिटल एसेट्स को खरीदने के लिए, कोई मशीनरी होगी, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए काम आपने ले लिया। तो टर्म लोन की असेसमेंट कैसे होती है? तो असेसमेंट होती है इसकी, क्या कहते हैं, प्रोजेक्शंस को देख के, 5 साल की 10 साल की प्रोजेक्शन को बनाते हैं, जितने टाइम का लोन होगा उतने टाइम की प्रोजेक्शन बनेगी, और उसके बेसिस पे कि आगे जाके आपको क्या कैश फ्लोज होने वाले, कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं, उसके हिसाब से टर्म लोन की लिमिट को डिसाइड किया जाता है। ऐसे अगर मैं वर्किंग कैपिटल लिमिट के बारे में बात करूं तो 2 मेथड यूज होता है। एक टर्नओवर मेथड, टर्नओवर को ध्यान में रख के आपको 20% सीधा लिमिट दे दी जाती है, और साथ ही साथ एक और लिमिट है, अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का लोन है तो एमपीबीएस मेथड को यूज करते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो मेथड है, आरबीआई ने बताया, उसको फॉलो करके हम क्या कहते हैं, लिमिट्स को बताते हैं कि कितना आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है। ऐसी एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है? प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होता है। प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस होता है, हमारी गवर्नमेंट कहती है अगर हमारे यहाँ से कोई एक्सपोर्ट करने वाला ना, उसको पूरा हेल्प करेगी बैंक। तो मैंने बोला कि हाँ मेरे को देखो एक्सपोर्ट तो करना है, मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी पड़ा हुआ है, दिखा रहा हूं मैं बैंक को जाके। तो बैंक को बोल रहे हैं, बैंक देखो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, आप मेरे को इस ऑर्डर के बेसिस पे पेमेंट करो, पैसे दो, कुछ लोन दो। तो बैंक कह रहा है कि हाँ जी आपको देंगे, आप एक्सपोर्ट करोगे, आप फॉरेन रिजर्व बढ़ाओगे हमारी कंट्री का, तो ऑर्डर के बेसिस पे मेरे को पैसा मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्री शिपमेंट। शिप होने से पहले मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरे को गुड्स को बनाने के लिए फंडिंग मिल रही है। अगर पोस्ट शिपमेंट की बात करें तो पोस्ट शिपमेंट के अंदर गुड्स बन गए और वो शिप हो गए, अब वो वहां पहुंचेंगे, पार्टी रिसीव करेगी, जो भी आपका ड्यूरेशन होगा, जितने टाइम का क्रेडिट है, फिर आपको पेमेंट आएगी, तो वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होता है। जनरली जो आपकी प्री शिपमेंट फैसिलिटी होती है, अगर आपने कुछ स्टॉक को बनाने के लिए पैसा लिया, वो शिप होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटी में। मतलब जब आपने पैसा लिया एक बैंक से, हाँ जी मेरे को पैसा दो, मेरे को स्टॉक बनाना है, फिर आपने इसको बनाया और शिप कर दिया, शिप करने के बाद ये जब ये जा रहा है तो यही प्री शिपमेंट की फैसिलिटी पोस्ट शिपमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, और जब आपको पैसा रिसीव होता है पार्टी से, तो ये दोनों की दोनों फैसिलिटी मतलब खत्म हो जाएंगे ना। फिर पैसे आगे तो बैंक पैसे ले लेगा और कुछ जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट होगा वो काट लेगा। समझ में आती है सर हमें बात?
साथ में रिटेल लोन्स क्या होता है, हाउसिंग लोन क्या होता है, कार लोन क्या होता है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं बायर्स और सप्लायर्स क्रेडिट के बारे में बात करूं तो ये टर्म आपने पहले वाले टर्म फिर भी कभी ना कभी न्यूज़पेपर वगैरह में सुन लिए होंगे, बट आपने बायर्स और सप्लायर्स क्रेडिट के बारे में नहीं सुना होगा। तो बायर्स और सप्लायर्स क्रेडिट के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि हमें बायर्स और सप्लायर्स क्रेडिट चाहिए। ऐसा क्यों? एक्सपोर्ट फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट फाइनेंस जनरली हम रुपये में लेते हैं ना, अगर हम इंडिया में ट्रेड करें तो हम लोन रुपये में लेंगे, हमें यहाँ पे पेमेंट रुपये में करनी है। बट बायर्स और सप्लायर्स क्रेडिट के अंदर क्या होता है, आपको लोन मिलता है फॉरेन करेंसी के अंदर। अगर बायर क्रेडिट की मैं बात करूं तो फॉरेन का जो बैंक है वो लोन आपको देता है। सर ये फॉरेन का बैंक हमें क्यों लोन देगा? मतलब फॉरेन के बैंक से हमारे बैंक के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ लिंकेज होता है, तो वो हमें फॉरेन करेंसी के अंदर लोन मिलता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं काफी कम होता है। ऐसी सप्लायर्स क्रेडिट की बात करूं तो बायर्स क्रेडिट बैंक देता है, सप्लायर्स क्रेडिट ये भी क्या कहते हैं, मैंने जो सामान बेचा मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, बट जो सप्लायर है वो डायरेक्टली मेरे को क्रेडिट दे रहा है। एक मिनट क्लैरिटी लेंगे। सप्लायर्स क्रेडिट के अंदर अगर मैंने कोई मशीनरी चाइना से मंगाई, अब मेरे को उसको पेमेंट करनी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सप्लायर आप ही मेरे को क्रेडिट दे दो। तो इसको क्या बोलते हैं, जो चाइना की पार्टी है अगर उसने मेरे को 1 साल 2 साल का टाइम दे दिया कि हाँ आप पेमेंट्स करते रहना आराम से, कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं बैंक्स भी इन्वॉल्व होंगे, बट मेरे को जो क्रेडिट दिया गया वो सप्लायर ने ही दिया। ठीक है जी, ओके सर, हमें थोड़ी थोड़ी बात ऊपर से जा रही है, आप जब लेक्चर देखोगे आपको डिटेल में बात समझ में आएगी। ओके, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट के बारे में बात करें तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स का काफी मूवमेंट होता है, पढ़ेंगे अंदर जाके ना। बट ये होता मोटा मोटा गारंटी है, अगर आपने पेमेंट्स नहीं करी तो बैंक पेमेंट्स करेगा। ठीक है जी, बैंक गारंटी में भी दो टाइप की गारंटीज होती है, फाइनेंशियल गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी के अंदर क्या है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आपने बोला कि जी मैं एक पर्टिकुलर ब्रिज को बनाऊंगा 2 साल के अंदर अंदर, और आपने कहा कि देखो मैं आपको परफॉर्मेंस करने की गारंटी दे रहा हूं, बैंक से बात कर ली मैंने, 2 साल में नहीं बना तो बैंक आपको पेमेंट करेगी। ठीक है जी, ऐसी को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम क्या करते हैं, एक ना एक पार्टी जो बिल काट के देती है वो बिल को डिस्काउंट कराने जाती है। अब सर बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मैं बात करूं तो सर बिल्स के अंदर तो क्या कहते हैं, अगर हमने डिस्काउंट कराया तो वो तो उसमें तो पैसे का मूवमेंट हो रहा है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा इनवॉइस डिस्काउंटिंग, बट ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग नहीं है। को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल के अंदर क्या बात हुई, मेरे को किसी ने बिल काट के दे दिया, मैंने किसी को गुड्स बेचे, हाँ जी मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, बट मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, आप मेरे को बिल लिख के दे दो कि आप मेरे को 3 महीने बाद पेमेंट करोगे। उसने कहा टेंशन मत लो, ये लो बिल में मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपको 3 महीने बाद, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है जी, मेरे पास बिल आ गया, इसने लिख के दे दिया कि 3 महीने बाद ही मेरे को पेमेंट करेगा, बट अभी भी मेरे को डाउट है इसके ऊपर। मैं कहा तो इसी ने लिख के दिया यार, अभी भी डाउट है मेरे को। तो मैंने बोला ये बिल क्या आप किसी बैंक से को एक्सेप्ट करा लेंगे, जरा जरा थोड़ा सा बात करके बैंक की मोहर लग जाएगी ना तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मेरी पार्टी ने बोला अच्छी निकली, वो कह रही है मैं बैंक से एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो बैंक क्या करेगा उसको, बैंक बोलेगा अच्छा मैं को एक्सेप्टेंस कर देता हूँ इस बिल की, बट अगेन ये एक तरह की नॉन क्रेडिट फैसिलिटी होगी ना, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी होगी। बैंक कह रहा है मैं एक्सेप्टेंस तो दे ही रहा हूँ, पैसा नहीं दे रहा बट एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, आगे जाके अगर आप पेमेंट नहीं करते इस बिल की तो बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होती है और को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स क्या होता है। परफेक्ट। इस पर्टिकुलर क्रेडिट मैनेजमेंट के मॉड्यूल को कंप्लीट करने में आपको लेक्चर देखने में लगेंगे 8.5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आरबीआई के सर्कुलर्स एंड वेरियस एक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, बेसल नॉर्म से क्वेश्चन आना ही आना है, आयरक नॉर्म से क्वेश्चन आना ही आना है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आरबीआई कहता है भाई हम बताएंगे कि कौन कौन से एरिया में आपको ज्यादा लोन देना है, ये नहीं कि बैंक मनमानी करेगी। हम चाहते हैं कि बैंकिंग को यूज करके इंडिया का डेवलपमेंट हो, जिन जिन एरिया को क्रेडिट नहीं मिला तो हम प्रायोरिटाइज करके उनको पैसे दिलवाएंगे। ऐसे अगर मैं आयरक नॉर्म्स की बात करूं तो इनकम का रिकॉग्निशन, बैंकिंग के टर्म्स के अंदर इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, एसेट्स का कैसे क्लासिफिकेशन होगा। सर असेट का क्या क्लासिफिकेशन होता है, कोई असेट बढ़िया होते हैं, कोई सब स्टैंडर्ड होता है, कोई डाउटफुल होता है, कोई लॉस असेट होता है, तो एनपीएस का क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, साथ में अगर मैं बेसल नॉर्म्स की बात करूं तो बेसल नॉर्म्स एक इंटरनेशनली क्या कहते हैं, बेसल कमेटी ने बताया कि आपको कैसे रिस्क को मैनेज करना है। पहले तो क्रेडिट रिस्क के बाद स्टार्ट हुई थी, फिर इसमें मार्केट रिस्क को इनकॉर्पोरेट करा गया और बड़े सारे इसमें नॉर्म्स बनाए गए। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको 3 और 4 जून को इसका लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स आती हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सरफेसी एक्ट एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके अंदर आयरक नॉर्म्स के अंदर जब कोई पर्टिकुलर लोन आपका एनपी हो जाता है तो
सरफेसी एक्ट के थ्रू जो भी आपको कोलेटरल्स मिले हैं, आप उन सिक्योरिटीज को एनफोर्स करा सकते हो। इस एक्ट के अंदर बड़े सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे बैंक अपने पैसे को वापस निकलवा सकता है। ठीक है जी, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ऐसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को हम पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट को हम पढ़ेंगे, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन का मॉडल एजुकेशन लोन है। इसके अंदर मॉडल एजुकेशन लोन की अगर मैं बात करूं तो बताया गया है कि कितने तक का लोन है तो मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, कितने तक का लोन है तो कितना परसेंट मार्जिन होगा। अच्छा, मार्जिन क्या होता है कि खुद पैसा खुद लेकर आना, सारा का सारा लोन नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें तो कुछ गारंटी स्कीम है, एनसीजीटीसी कुछ सेंट्रल क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, लास्ट एग्जाम में जो क्रेडिट ऑफिसर का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है वहां पर एनसीजीटीसी से क्वेश्चन आया है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी जो है हमारी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। ओके, तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को करने में आपको लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स। ओके, लास्ट मॉड्यूल आता है जिसके अंदर सिर्फ आरबीआई के हम अवेयरनेस को पढ़ेंगे। आरबीआई के अवेयरनेस, लास्ट 6 मंथ्स के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ बजट से क्वेश्चन आना थोड़ा सा मतलब अनलाइकली है, बट अगेन बजट है तो अभी भी कुछ ही टाइम हुआ है तो आपको पढ़ना चाहिए, तो बजट भी हम कवर करेंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है आरबीआई के लास्ट 6 मंथ्स के सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। इसको करने में आपको लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब जिन भी टीचर ने कॉपी किया है क्या कहते हैं सिलेबस को, वो अब भी पता नहीं आपको आर्ट्स भी उतने में पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, चलो वो तो उनका देखने का तरीका है। बाकी इन चीजों को आपको कवर करना है, आपको इन सबके लेक्चर्स, एमसीक्यूज। अच्छा, मॉक टेस्ट के बारे में अभी मेरे को क्लैरिटी नहीं है क्योंकि 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट बनाना अपने आप में एक टास्क है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको मॉक टेस्ट भी मिले। अभी मैं कुछ कमिट नहीं कर रहा, आपको इन्फॉर्मेशन मेरी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, बट इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर इन डिटेल में लेक्चर, और कुछ इसमें अमेंडमेंट आएगी उनके ऊपर लेक्चर, साथ में अगर कुछ एडिशन करना होगा वो चीज है, साथ में हर एक टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी, और साथ में मैं भी अवेलेबल रहूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के मेरी एप्लीकेशन के ऊपर। तो इतनी ही बात है, और कुछ डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस ही डिस्कस करने आए थे। ये लास्ट टाइम का हमारा रिजल्ट है, तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।